हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूटी विद डॉटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस को एमपीडब्ल्यू के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये जो वीडियो आप लोग की बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो के थ्रू आप लोग को। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला है सेक्शन 1, जीवों की संरचना, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 1, जीवित जो प्राणी होते हैं कितने बने होते हैं? तो जीवित प्राणी, ऑप्शन नंबर परमाणु, कोशिकाएं, अंग और प्रणाली। तो जीवित जो प्राणी होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, कोशिकाएं मतलब सभी जो जीव होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाएं ही जीवन की सबसे छोटी इकाई कहलाती हैं। ठीक है, तो हर जीव, चाहे वह छोटा हो, सूक्ष्म जीव हो या बड़ा मनुष्य हो, वह हर कोई क्या होता है, कोशिकाओं से बने होता है। कोशिका ही जीवन की सबसे छोटी इकाई है जो सभी कार्य करती है, जैसे भोजन लाना लेना, बढ़ना, ऊर्जा। ठीक है, ये सब कौन करता है? कोशिकाएं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। ठीक है, मतलब कि सेल। जीवन की कोशिका जो होता है शरीर की बिल्डिंग ब्लॉक है। यह न केवल संरचना बनाती है बल्कि जीवन की सभी गतिविधियां भी करती है। जैसे एक घर ईंटों से बनता है, वैसे ही हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई है कोशिकाएं। कोशिका ही शरीर की सबसे छोटी इकाई जो जीवन के सभी कार्य करती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शरीर के अंगों की बनावट का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, मतलब कि अगर शरीर की बनावट का अध्ययन कहलाना क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ द बॉडी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो क्या कहलाएगा? इसको बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी जो होता है, एनाटॉमी में हम शरीर के अलग अलग अंगों जैसे कि हार्ट, लंग्स, है ना, ब्रेन की आकृति और संरचना का जो अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलेंगे? एनाटॉमी। क्लियर है? बॉडी क्या स्टडी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर क्या कहेंगे? एनाटॉमी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, शरीर के अंगों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अब शरीर के अंगों के कार्यों का अध्ययन मतलब कि बॉडी के फंक्शन, स्टडी ऑफ द बॉडी फंक्शन का जो स्टडी करते हो क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी मतलब होता है, जैसे कि फिजियोलॉजी बताता है कि शरीर के अंग कैसे कार्य, जैसे कि कार्य कैसे कार्य कर रहे हैं, जैसे कि हमारा हार्ट कैसे बीट कर रहा है, हमारा हार्ट कैसे धड़क रहा है। ठीक है, हमारे लंग्स कैसे हमारे लंग जो होते हैं, फेफड़े जाते हैं कैसे सांस लेते हैं, हमारा जो ब्रेन होता है कैसे संदेश भेजता है। तो ये जो इसकी जो स्टडी करते हैं उसे क्या बोला जाएगा? उसे फिजियोलॉजी कहा जाता है। तो शरीर के अंगों के कार्यों का जो अध्ययन कहलाता है वो फिजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फिजियोलॉजी बताता है कि शरीर के अंग कैसे काम कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शरीर की रचना का सही क्रम कौन सा होता है? तो शरीर की रचना का सही क्रम है आंसर नंबर बी, कोशिकाएं, ऊतक, अंग, प्रणाली और जीव। ठीक है, मतलब कि कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर पूरा शरीर बनाता है। जैसे कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएगी? ऊतक बनाएगी। ठीक है, ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे, और अंग मिलकर क्या बनाएंगे? तंत्र, मतलब कि सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद सारे तंत्र मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। क्लियर है? तो ऐसा मतलब कि ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, मतलब कि प्रणाली बनाएंगे। तो इस सारा जो समूह, सारा जो संगठन का सही क्रम क्या है? कोशिकाएं, ऊतक, अंग, प्रणाली और जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक जैसे कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह कहलाता है, मतलब कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। ठीक है, तो एक जैसा कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा? ऊतक कहलाएगा। एक जैसे काम करने वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती, जैसे कि मांसपेशी ऊतक। ठीक है, जब एक जैसे आकार, बनावट और कार्य करने वाली कोशिकाएं मतलब कि सेल मिलकर एक साथ कोई विशिष्ट कार्य मतलब स्पेसिफिक फंक्शन करती है तो उन्हें क्या बोलेंगे? ऊतक कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मसल्स के टिश्यू मतलब कि मांसपेशी के ऊतक हो गए, शरीर की जो हमारे शरीर की गति करने में मदद करती है ना, नर्वस टिश्यू जो हमारे जो संदेशों क्या करती है? संचार करती है, और प्लांट टिश्यू जैसे कि पौधों में ऊतक होता है, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम जो जल और भोजन का परिवहन करते हैं। तो क्या आएगा? यानी ऊतक जो होता है जीव की संरचना का कार्य और आधार होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? तो मस्तिष्क की रक्षा करता है खोपड़ी, मतलब कि स्कल। खोपड़ी एक मजबूत हड्डी होती है जो दिमाग की सुरक्षा करती है। ठीक है, मस्तिष्क बहुत नाजुक होता है, इसलिए उसे मजबूत हड्डी मतलब कि जो खोपड़ी होती है वो ढककर सुरक्षा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
शरीर को सहारा देने वाला प्रणाली कौन सा है? तो शरीर को सहारा देने वाली प्रणाली है कंकाल प्रणाली, जिसे क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। कंकाल जो होता है वो शरीर को ढांचा मतलब कि फ्रेमवर्क प्रदान करता है। यह हमारे शरीर को सीधा खड़ा करने में, चलने में मदद करता है। तो शरीर को सहारा देने वाली प्रणाली कौन सी है? शरीर को सहारा देने वाली प्रणाली है कंकाल प्रणाली, जिसे क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रक क्या है? मतलब कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो इसका आंसर आएगा एटीपी। जो एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कोशिकाओं में क्या करती है? ऊर्जा को संग्रहित करती है और उपयोग करने का माध्यम है। ठीक है, कोशिकाओं में ऊर्जा संग्रहित और उपयोग करने का माध्यम है कौन सा है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसलिए इसे क्या करते हैं? कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर आएगा एटीपी। ठीक है, जो एटीपी है वो कोशिकाओं में ऊर्जा संग्रहित करती है और उपयोग करने का माध्यम बनती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। शरीर की मूल इकाई क्या है? तो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द बॉडी। तो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द बॉडी है सेल, मतलब कि कोशिकाएं। शरीर की मूल इकाई है कोशिकाएं। कोशिकाएं ही शरीर की बुनियादी इकाई है, जिसमें पूरा शरीर बना होता है। ठीक है, बना है। कोशिकाओं के जो शरीर की इकाई कौन सी है? कोशिकाएं जो होती है शरीर की बुनियादी इकाई होती है, और जो पूरा शरीर कोशिकाओं से हमारा बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सेक्शन 2 का शरीर का नियंत्रण मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ बॉडी देखेंगे। तो इसका 11 क्वेश्चन है, शरीर को नियंत्रित करने वाली प्रणाली कौन सी है? मतलब कि बॉडी कंट्रोल सिस्टम कौन सा है? शरीर को नियंत्रित करने वाली प्रणाली कौन सी है? तो शरीर को नियंत्रित करने वाली प्रणाली है नर्वस सिस्टम, मतलब कि तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र होता है ना, वो मस्तिष्क को और रीढ़ द्वारा शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। जो क्लियर है? जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे मस्तिष्क और रीढ़ द्वारा, ठीक है, रीढ़ की हड्डी द्वारा शरीर के सभी कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक, क्लियर है? तो शरीर को नियंत्रित करने वाली प्रणाली कौन सी है? तो शरीर को नियंत्रित करने वाली प्रणाली है नर्वस सिस्टम, मतलब बॉडी कंट्रोल सिस्टम कौन सा है? नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। सीएनएस मतलब सीएनएस में क्या शामिल है? तो सीएनएस में शामिल होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी क्या होती है इसमें शामिल होती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र है। क्वेश्चन पूछेगा शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र कौन सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है सीएनएस कंसिस्ट ऑफ, इसका आंसर रहेगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा सीएनएस होता है वो शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र होता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग मतलब कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा है? सेरिब्रम। ठीक है, जो सेरिब्रम होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग होता है। यह हमारे सोचने में, समझने में, याद रखने में, निर्णय लेने में, बोलने जैसे इंटेलेक्चुअल फंक्शन को क्या करता है? वो नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या क्या है सेरिब्रम का? सोचना समझने की क्षमता है ना, हमारी मेमोरी, निर्णय लेना, योजना बनाना। ठीक है, वॉलेंट्री जैसे कि शरीर की स्ट्रक्चर मतलब वॉलेंट्री गतिविधियां करते हैं, जैसे हमारे चलने में, बोलने में, सब में हेल्प कौन करता है? तो सेरिब्रम। ठीक है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। ठीक है, यह सोचने, याद करने, निर्णय लेने का काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। संतुलन और चाल कौन नियंत्रित करता है? तो कंट्रोल ऑफ बैलेंस एंड पोस्चर। तो संतुलन और चाल कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर आएगा सेरिबेलम। कंफ्यूज मत होना, सेरिब्रम अलग है और सेरिबेलम अलग है। ठीक है, तो संतुलन हमारे जो करता है कंट्रोल ऑफ बैलेंस एंड पोस्चर कौन कंट्रोल करता है? तो आएगा सेरिबेलम। जो सेरिबेलम होता है ना, वो मस्तिष्क का वह भाग होता है जो शरीर को बैलेंस करता है, कोऑर्डिनेशन और पोस्चर को क्या करता है? वो नियंत्रित करता है। ठीक है, जैसे कि इसका कार्य है चलने में और दौड़ने में संतुलन बनाए रखता है, शरीर की गति को नियंत्रित करता है, अचानक हरकतों को सही दिशा में लाना रहता है। ठीक है, अगर सेरिबेलम सही से काम न करे तो व्यक्ति क्या करेगा? लड़खड़ा कर चलने लगेगा। ठीक है, जो जो व्यक्ति सीधे से चलते ना, मतलब सही से चलने में, दौड़ने में जो हेल्प कर रहा है वो सेरिबेलम है। अगर सेरिबेलम अच्छे से काम नहीं करेगा, जो व्यक्ति क्या करेगा? लड़खड़ा कर चलेगा। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन 14 का आंसर क्या आएगा? संतुलन और चाल को नियंत्रित करता है, तो उसका आंसर आएगा सेरिबेलम। ठीक है, जो शरीर को संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एंडोक्राइन सिस्टम की मास्टर ग्लैंड कौन सी है? ठीक है, मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम की मास्टर ग्रंथि कौन सी? इसका आंसर आएगा पिट्यूटरी। यह अन्य सभी ग्रंथियों को भी नियंत्रित करती है। मतलब कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह शरीर की अन्य सभी एंडोक्राइन ग्रंथियां जैसे कि थायराइड,
एडिनल, ओवरी आदि को क्या करती है, नियंत्रित करती है। ठीक है, इसका मेन क्या है, ग्रोथ हार्मोन बनाना। ठीक है, थायराइड, एडिनल और जैसे कि ओवरी जनन ग्रंथियों को क्या करता है, गतिविधि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, जल संतुलन, प्रजनन कार्य को प्रभावित करती है, इसलिए इसे क्या करती है, एंडोक्राइन सिस्टम को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्लियर है। तो एंडोक्राइन सिस्टम की मास्टर ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी। ये सभी जो ग्रंथियां होती है उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है, जैसे कि थायराइड ग्रंथि, एडिनल को, ओवरी को, प्रजनन जिसे बोलते हैं ना, प्रजनन ग्रंथि बोलते हैं, उन सबको क्या करती है, वो नियंत्रित करती है। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, थायराइड कौन सा हार्मोन बनाता है, तो थायराइड जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करता है। क्लियर है, तो आंसर आएगा सी, थायरोक्सिन। थायराइड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, तो थायराइड जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करता है। क्लियर है। ठीक है, ये शरीर की ऊर्जा और वृद्धि को नियंत्रित करता है। मतलब कि जो थायराइड जो ग्लैंड होता है ना, वो कहाँ होता है, गर्दन में स्थित होता है, मतलब कि नेक में स्थित होता है। यह थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। ये जो हार्मोन होता है वो बॉडी की, शरीर की गति, मतलब कि मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और एनर्जी प्रोडक्शन को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। ठीक है, जो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, ग्रोथ करेगा, विकास करेगा और क्या करेगा, ऊर्जा उत्पाद, मतलब कि एनर्जी को प्रोडक्शन को नियंत्रित करेगा। ठीक है, अगर बॉडी में थायरोक्सिन की कमी हो गई, ठीक है, तो क्या आएगी, सुस्ती आएगा, मोटापा आएगा और बाल झड़ना, थकान जैसे प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, थायरोक्सिन की कमी होगी तो क्या होगा, सुस्ती, मोटापा, बाल झड़ना और थकान जैसे समस्या होगी। अगर थायरोक्सिन की अधिकता हो गई तो वजन घटना, बेचैनी, अधिक पसीना, ये सब आएगा इसकी कमी से। तो क्या होता है, जो थायराइड जो 2 टाइप के होते हैं, है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपो में क्या होगा, सुस्ती, मोटापा, बाल झड़ना, थकान, और हाइपर में क्या होगा, वजन घटना, बेचैनी और अधिक पसीना। इसलिए अगर थायरोक्सिन शरीर का जो, इसलिए क्या बोलते हैं, जो थायरोक्सिन को शरीर का एनर्जी कंट्रोलर हार्मोन भी कहा जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि एनर्जी कंट्रोलर हार्मोन कौन सा है, तो एनर्जी कंट्रोलर हार्मोन है थायरोक्सिन। क्लियर है, तो एनर्जी कंट्रोल हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन। ये थायराइड जो होता है कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, तो थायराइड जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इंसुलिन कहाँ से बनता है, इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो इंसुलिन सिक्रेट होता है पेनक्रियाज से। ठीक है, जो पेनक्रियाज क्या होता है, पेनक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि होती है जो इंसुलिन हार्मोन को क्या करती है, स्रावित करती है, मतलब सिक्रीट करती है। इंसुलिन का क्या काम है, इंसुलिन का काम है ब्लड में ग्लूकोज, ठीक है, मतलब ब्लड में शुगर का स्तर को सामान्य बनाए रखना। ठीक है, इसका क्या क्या कार्य है, ग्लूकोज को कोशिकाओं में पहुंचाना, है ना, ग्लूकोज को क्या करता है, कोशिकाओं में पहुंचाता है, मतलब कि सेल में पहुंचाता है ताकि ऊर्जा मिले। ठीक है, शुगर को अधिक बढ़ने से रोकता है। अगर इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो गई बॉडी में तो क्या होगा, डायबिटिक मेलाइटिस को कॉज करेगा। क्लियर है, तो इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होगा, तो इंसुलिन सिक्रेट करता है पेनक्रियाज। ठीक है, यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। तो पेनक्रियाज का क्या काम है, पेनक्रियाज का काम है ब्लड शुगर को नियंत्रित करना। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। ब्लड शुगर को कौन नियंत्रित करता है, तो कौन ब्लड शुगर को नियंत्रित करेगा, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है कौन सा हार्मोन कंट्रोल करेगा शुगर के लेवल को, तो आंसर आएगा इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन वही हार्मोन है जो ब्लड शुगर के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित रखता है। जब इंसुलिन कम हो जाता है तो शुगर में जो शुगर होता है कोशिकाओं में नहीं जा पाती। ठीक है, और रक्त में बढ़ जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, डायबिटिक होगा। ठीक है, ये भी कहते हैं 2 टाइप के होते हैं। अगर अधिक इंसुलिन है, शुगर स्तर अगर गिर जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। अगर इन शुगर का लेवल बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा ब्लड शुगर कौन नियंत्रित करता है, तो ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है इंसुलिन। इंसुलिन की अगर कमी हो गई तो बॉडी ब्लड में तो क्या होगा, इसको डायबिटिक मेलाइटिस कॉज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एड्रेनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है, मतलब कि एड्रेनल ग्लैंड सिक्रेट कौन सा, एड्रेनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाती है, तो इसका आंसर आएगा एड्रेनालिन। ठीक, आंसर नंबर बी, एड्रेनालिन। जो एड्रेनल ग्लैंड होता है ना वो किडनी के ऊपर स्थित होता है, और एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है उसको क्या करता है, वो सिक्रेट करता है, मस्तक की स्रावित करती है। इसे क्या बोलते हैं, इसे फाइट हार्मोन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइट हार्मोन किसे कहते हैं, तो फाइट हार्मोन कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड को। ठीक है, ये कहा जाता है क्योंकि ये हमारे डर को, हमारे तनाव को, उत्साह के समय क्या करता है, हमारे शरीर को क्या करता है, वो सक्रिय करता है। क्लियर है,
तो एड्रिनल जो ग्रंथि होती है वो कौन सा हार्मोन बनाती है, तो एड्रिनल जो ग्रंथि होती है वो एड्रेनालिन हार्मोन को सिक्रीट करती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे फाइट हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसका मेन कार्य क्या है, हमारे हार्ट की गति को बढ़ाना। ठीक है, रक्त, हमारे ब्लड प्रेशर, हमारे रिस्पिरेशन को क्या करता है, बढ़ाता है। मांसपेशियों में क्या करता है, हमारी ऊर्जा बढ़ाना रहता है। तो यह शरीर को किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए तैयार करता है। ठीक है, जैसे हमारे हार्मोन को, यह जो हार्मोन होता है ना, हमारे डर को, तनाव को, शरीर को ताकत देता है। क्लियर है, तो एड्रिनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन आती है, तो एड्रिनल जो ग्रंथि होती है वो एड्रिनल हार्मोन को सिक्रीट करती है। ठीक है, इसे फाइट हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भावनाओं और व्यवहार में को कौन नियंत्रित करता है, भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करता है, मतलब कि कंट्रोल ऑफ इमोशन एंड बिहेवियर। तो कौन करता है कंट्रोल इमोशन को, कंट्रोल को हमारे इमोशन बिहेवियर कौन कंट्रोल करता है, तो आंसर नंबर ए, लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, जो लिम्बिक सिस्टम होता है वो मस्तिष्क का वह भाग है जो भावनाओं, मतलब हमारी इमोशन को, हमारे बिहेवियर को नियंत्रित करता है। यह भाग हमारा गुस्सा, डर, प्रेम, खुशी जैसे जैसे कि भावनाओं को क्या करता है, वो संभालता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, हमारे गुस्से को, डर को, खुशी से भावनाओं को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, हमारा लिम्बिक सिस्टम। तो भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करता है लिम्बिक, आंसर नंबर ए, लिम्बिक सिस्टम। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर है ना, कि भावनाओं और व्यवहार को कौन नियंत्रित करता है, इसका आंसर आएगा आंसर नंबर ए, लिम्बिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, मेटाबॉलिज्म मीन्स मतलब कि ऑल केमिकल रिएक्शन इन बॉडी। ठीक है, मतलब कि आंसर नंबर ए, शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं। ऑल रिएक्शन इन बॉडी, ऑल केमिकल रिएक्शन इन बॉडी क्या होता है, शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं, जैसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, को मिलकर मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है, शरीर में होने वाली सभी केमिकल रिएक्शन को मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इन क्रियाओं से क्या होता है, भोजन जो होता है वो ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, और नई कोशिकाएं बनती है। क्लियर है, मतलब कि जब मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या होता है, खाना क्या होता है, जो इस क्रिया में क्या होता है, जो फूड है, मतलब जो खाना है वो क्या करता है, जो खाना है वो एनर्जी में बदलेगा। ठीक है, और जब एनर्जी में बदलता है तो क्या होता है, नई कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, मतलब कि जी सरल शब्द में समझता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, इजुकल टू क्या होगा, एनर्जी बदलेगा, एनर्जी में बदलेगा। जब एनर्जी में बदलेगा तो बॉडी का ग्रोथ होगा, बॉडी रिपेयर होगी। ठीक है, क्लियर है, तो क्या आएगा, मेटाबॉलिज्म मीन्स क्या होता है, ऑल केमिकल रिएक्शन इन बॉडी, मतलब कि शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं। आंसर नंबर इज क्लियर, ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, मेटाबॉलिज्म के दो भाग कौन से होते हैं, तो मेटाबॉलिज्म डिवाइडेड इनटू, मेटाबॉलिज्म को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है केटाबॉलिज्म और आता है एनाबॉलिज्म, मतलब कि आंसर नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो मेटाबॉलिज्म होता है वो आंसर दो भागों में बांटा गया है, केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, जो केटाबॉलिज्म होता है वो शरीर चीज़ों को तोड़ता है। ठीक है, केटाबॉलिज्म क्या करेगा, केटाबॉलिज्म जो होता है वो जो पदार्थों को तोड़कर क्या करता है, वो ऊर्जा बनाता है। ठीक है, पदार्थों को तोड़ेगा और क्या बनाएगा, ऊर्जा बनाता है। और जो एनाबॉलिज्म होता है वो छोटे पदार्थों से नए अणु बनाता है। ठीक है, केटाबॉलिज्म क्या करेगा, पदार्थों को तोड़कर ऊर्जा बनाएगा, और जो एनाबॉलिज्म होगा ना, वो छोटे पदार्थों से, जो पदार्थ टूटे हुए हैं उससे क्या बनाएगा, वो नए अणु बनाएगा। ठीक है, मतलब दोनों मिलकर शरीर की ऊर्जा और वृद्धि को संतुलित करते हैं। क्लियर है, ठीक है, तो क्या करेगा, जो एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म जो होता है वो दोनों मिलकर क्या करेंगे, शरीर को ऊर्जा और वृद्धि संतुलित रखते हैं। क्लियर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। केटाबॉलिज्म का काम क्या है, केटाबॉलिज्म मीन्स, तो केटाबॉलिज्म का काम है आंसर नंबर ए, अणुओं को तोड़ना। ठीक है, जो केटाबॉलिज्म होता है ना, वो बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ता है, जिससे क्या बनती है, जिससे ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो केटाबॉलिज्म जो होता है, केटाबॉलिज्म में बड़े और जटिल अणु जैसे कि ग्लूकोज, फैट को तोड़कर क्या बनाती है, वो एनर्जी बनाती है। ठीक है, तो केटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन प्लस एनर्जी प्लस रिलीज करती है। क्लियर है, तो केटाबॉलिज्म का क्या काम है, मेटाबॉलिज्म का काम है अणुओं को तोड़ना, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़कर ऊर्जा बनाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, एनाबॉलिज्म का काम क्या है, एनाबॉलिज्म का काम है निर्माणकारी, मतलब आंसर नंबर बी, निर्माणकारी। ठीक है, मतलब कि जो एनाबॉलिज्म जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, निर्माणकारी मतलब कंस्ट्रक्टिव। तो एनाबॉलिज्म क्या होता है, जो एनाबॉलिज्म होता है वो कंस्ट्रक्टिव होता है, मतलब कि निर्माणकारी होता है। एनाबॉलिज्म वह प्रक्रिया है जिसमें जो छोटे अणु मिलकर नए प्रोटीन, कोशिकाएं और ऊतक बनाते हैं। अब क्या होता है, ये जो केटाबॉलिज्म था वो बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ता था, एनर्जी बनाता था। ठीक है, अब जो एनाबॉलिज्म है ना, वो छोटे अणु
छोटे छोटे अणु से मिलकर क्या बनाएंगे, छोटे अणु से मिलकर एक नए प्रोटीन, नए कोशिकाएं और नए ऊतक बनाते हैं, इसलिए इसे कंस्ट्रक्टिव मतलब कि निर्माणकारी कहते हैं। यह शरीर की ग्रोथ है ना, रिपेयर में मदद करता है। जो एनाबॉलिज्म किसे मदद करता है, हमारे ग्रोथ में और रिपेयर में, ठीक है, मदद करता है। तो एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू बिल्डिंग प्लस एनर्जी यूज में होता है। तो एनाबॉलिज्म का क्या काम है, एनाबॉलिज्म का काम है निर्माणकारी, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। मेटाबॉलिज्म को कौन नियंत्रित करता है, तो मेटाबॉलिज्म का आंसर आएगा, आंसर बी थायराइड, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो आप लोग ये बताइए थायराइड जो होता है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, कमेंट करके बताना है, क्योंकि इसको मैंने पहले बता चुका है, ठीक है। जो थायराइड होता है ना, वो क्या कर जो हार्मोन सिक्रेट करता है वो क्या करता है, शरीर के जो मेटाबॉलिज्म रेट को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन कम होने से मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा और बढ़ने पर तेज हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर थायरोक्सिन जो हार्मोन है अगर बॉडी में कम हो गया तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, इसका जो धीमा हो जाएगा। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म थायरोक्सिन की मात्रा अगर बढ़ गई तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। इसलिए थायराइड को मेटाबॉलिज्म कंट्रोलर कहा जाता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म कौन नियंत्रित करता है, तो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है थायराइड। अगर थायराइड जो हार्मोन है, थायरोक्सिन जो हार्मोन है अगर बॉडी में कम हो जाता है तो क्या होगा, जो मेटाबॉलिज्म होना कहता है वो धीमा हो जाएगा, मतलब कि कम हो जाएगा। अगर थायरोक्सिन हमारा जो थायरोक्सिन हार्मोन है अगर बढ़ गया तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, मतलब कि तेजी से हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मेटाबॉलिक वेस्ट शरीर को कौन निकालता है, तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है शरीर से कौन निकालता है, तो इसका आंसर आएगा किडनी, ठीक है। किडनी जो होता है ना शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट नाइट्रोजन वेस्ट जैसे कि यूरिया है ना, अमोनिया को निकालती है। यह अपशिष्ट प्रोटीन के टूटने से बनता है। तो रक्त को फिल्टर करना है ना, अपशिष्ट को मूत्र से यूरिन से बाहर निकालना कौन करता है, किडनी करता है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट शरीर से कौन निकालता है, तो मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है शरीर से निकालता है किडनी, ठीक है। किडनी शरीर के अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया, अमोनिया सबको क्या करती है, यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ऊर्जा बनने का स्थान कौन सा है, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन साइट। ऊर्जा बनने का स्थान कौन सा है, तो एनर्जी बनने का साइन है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। एनर्जी प्रोडक्शन साइट कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। क्योंकि यह एटीपी मतलब कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक क्या होती है, वो ऊर्जा को बनाती है, ठीक है। यह ऊर्जा शरीर के सभी कार्यों में उपयोग होती है। क्लियर है। तो क्या बोल रहा है, ऊर्जा बनाने का स्थान कौन सा है, तो ऊर्जा बनाने का स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यह एटीपी मतलब कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक ऊर्जा बनाता है और यही ऊर्जा शरीर के सभी कार्यों में उपयोग होती है। ऊर्जा जो होती है शरीर के सभी कार्यों में उपयोग होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कार्बोहाइड्रेट के चयापचय के लिए कौन सी विटामिन जरूरी होती है, विटामिन फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सी विटामिन जरूरी है, तो इसका आंसर आएगा विटामिन B1, ठीक है। जो विटामिन B1 में क्या होता है, थायमिन। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन। थायमिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है, ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलने का काम कौन हेल्प करता है, तो कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलने का काम करता है विटामिन B1 मतलब कि थायमिन, ठीक है। इसकी अगर कमी हो गई, थायमिन की अगर कमी हो गई बॉडी में तो क्या होगा, बेरीबेरी नामक रोग होता है। इसमें थकान होती है और कमजोरी होती है। क्लियर है। तो क्या बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में कौन सा विटामिन जरूरी होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में होता है विटामिन B1। अगर विटामिन B1 की बॉडी में कमी हो गई तो थायमिन को कॉज करेगा। अगर थायमिन हो गया बॉडी में तो उसको थकान और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट पर किसका असर होता है, BMR अफेक्टेड बाय बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होता है किस पर असर होता है, तो इसका आंसर आएगा उम्र और हार्मोन, मतलब कि एज और हार्मोन। जो BMR होता है ना, बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होता है वो शरीर की वह ऊर्जा मात्रा है जो आराम की स्थिति में खर्च होती है, जैसे कि या प्रभावित होती है। जैसे कि उम्र बढ़ने पे बीमार घटता है, ठीक है। उम्र जैसे हमारा एज बढ़ते रहता है तो BMR क्या करेगा, घटेगा। हार्मोन जैसे कि थायरोक्सिन, एड्रेनालिन आदि इसे क्या करते हैं, घटाते हैं या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो BMR होता है, BMR किसका असर होता है, तो BMR जो होता है वो उम्र और हार्मोन का असर होता है। अगर BMR उम्र बढ़ने और हार्मोन बदलने में बदलता है, ठीक है, बदलाव से बदलता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? कोशिकीय श्वसन होता है मतलब कि सेल्यूलर रिस्पायरेशन ऑकर इन, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऑकर कहाँ होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कोशिकाएं श्वसन कहाँ होता है? तो कोशिकाएं श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज टूटकर एटीपी यानी ऊर्जा बनाती है। क्लियर है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, इसी को एक बार फिर समझाते हैं। जो कोशिकीय होता है मतलब कि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहाँ ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ टूटकर क्या बनाती है? एटीपी बनाती है। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाती है। मतलब कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन होता है, इससे क्या बनाएगी? कार्बोहाइड्रेट बनाएगी। कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर मिलके एनर्जी। ठीक है, मतलब कि इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं की ऊर्जा फैक्ट्री भी कहा जाता है, मतलब कि पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ना कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, इसलिए जो ऊर्जा फैक्ट्री भी कहते हैं। तो क्वेश्चन 30 का आंसर क्या आएगा? कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? तो कोशिकीय श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, पुरुष प्रजनन अंग कौन सा है? मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? तो इसमें से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टस। ठीक है, जो टेस्टस वो ऑर्गन है जो स्पर्म बनाते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? इसमें से टेस्टस। ठीक है, तो टेस्टस वो ऑर्गन होते हैं जो स्पर्म बनाते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो बॉयज की, जैसे कि जो वॉइस होती है ना, हैवी होती है। ठीक है, और जो उसकी जो दाढ़ियाँ होती है वो दाढ़ियाँ जो मूछें होती है ना, वो ग्रो होती है, इसके वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है। तो टेस्टोस्टेरोन से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से बॉयज़ की क्या होती है? जो वॉइस होती है वो हैवी हो जाती है, उनकी जो दाढ़ियाँ वगैरह होती है ना वो ग्रो करती है। किसकी वजह से करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से करती है। क्लियर है? तो पुरुष प्रजनन अंग कौन सा है? तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मतलब कि टेस्टस। ठीक है, आंसर नंबर बी टेस्टस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, महिला प्रजनन अंग कौन सा है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाएगा ओवरी। ठीक है, ओवरी में एग मतलब कि अणाणु बनते हैं। ठीक है, और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करता है। ठीक है, और जो टेस्टस है, टेस्टस कौन सा हार्मोन बनाएगा? तो टेस्टस बनाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। और जो उसी तरह जो ओवरी होती है वो ओवरी कौन सा हार्मोन आएगी? जो ओवरी होती है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन आती है। ये हार्मोन जो होता है वो गर्ल्स में ब्रेस्ट के डेवलपमेंट और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। क्लियर है? जो पुरुष के जो मेल के जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं उसके वॉइस को हैवी करते हैं, और जो दाढ़ियाँ वगैरह को क्या करते हैं? ब्रेड वगैरह को क्या होता है? ग्रो करने में हेल्प करती है। ठीक है, और उसी तरह जो फीमेल के जो ओवरी में जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है, वो क्या करती है? वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट में, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करती है। तो ये हार्मोन क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेल में कौन सा हार्मोन होता है और फीमेल में कौन सा हार्मोन होता है? तो मेल में होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और फीमेल में होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, जो ओवरी सिक्रीट करता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को टेस्टस सिक्रीट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, शुक्राणु और अणाणु का मिलन कहलाता है। ठीक है, मतलब कि यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड। ठीक है, दोनों का मिलन क्या कहलाता है? इसका आंसर आएगा फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो एक जाइगोट मतलब कि न्यू लाइफ बनाता है, यही से बेबी का फॉर्मेशन शुरू होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जब अणाणु, जब मतलब कि जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो इसे क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जब दोनों मिलते हैं ना तो क्या बनता है? एक जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट मतलब कि न्यू लाइफ बनता है। ठीक है, जाइगोट से क्या होता है? बेबी के बनने की शुरुआत होती है। ठीक है, बेबी के फॉर्मेशन की शुरुआत होती है, इसे क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि जब स्पर्म प्लस ओवम मिलते हैं तो जाइगोट होता है, स्टार्ट ऑफ लाइफ की स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निषेचय कहाँ होता है? मतलब कि फर्टिलाइजेशन ऑकर इन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। यही वह स्थान है जहाँ अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है। ठीक है, मैंने बताया था ना अभी अंडाणु कहाँ, अभी क्वेश्चन में था ना 33 में कि शुक्राणु अणाणु का मिलन कहाँ कहलाता है? तो शुक्राणु और अणाणु का मिलन फर्टिलाइजेशन का आता है। ठीक है, तो वहीं पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में ही क्या होता है? तो नीचे फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? जो फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब मतलब कि जहाँ पे ओवरी से निकल कर फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो ओवम होता है वो ओवरी से निकल कर फैलोपियन ट्यूब में आता है, वही क्या करता है? वो स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज होता है। ठीक है, फिर जो फर्टिलाइज एग होता है ना वो यूट्रस में जाता है, जहाँ पे बेबी डेवलप होता है।
क्लियर आ गया, क्लियर समझ आया, ठीक है। मतलब कि जो ओवम रहता है, ओवम जो रहता है ना, ओवरी से निकल के कहाँ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। फेलोपियन ट्यूब में वो स्पर्म से मिलता है, स्पर्म से मिलने के बाद वो फर्टिलाइज्ड होता है, ठीक है। अब जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस में जाएगा, और यूट्रस में जाने के बाद वहीं से बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट है भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो भ्रूण का विकास मतलब इम्ब्रियो का डेवलप कहाँ होता है, जो इम्ब्रियो डेवलप होता है यूट्रस मतलब कि गर्भाशय में, ठीक है। तो फर्टिलाइज जो एग होता है ना, ये यूट्रस की वॉल मतलब कि इसकी दीवार में जाके क्या होता है, वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। मतलब जो फर्टिलाइज एग होता है वो यूट्रस की दीवार में जाकर फिक्स होकर इम्ब्रियो बनाता है। वही जो यूट्रस होता है ना, वो बेबी को प्रोटेक्ट करता है, फूड देता है, ऑक्सीजन देने का काम करता है यूट्रस। क्लियर है। तो क्वेश्चन में 35 का आंसर क्या आएगा, भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में मतलब कि यूट्रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्य में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है। तो मनुष्य में गर्भकाल की अवधि होती है 280 दिन, ठीक है। मतलब कि जेस्टेशनल पीरियड इन ह्यूमन, जेस्टेशनल पीरियड कितना होता है ह्यूमन का, 280 दिन मतलब कि 9 मंथ का होता है। तो गर्भधारण से बच्चे के जन्म तक का समय जो होता है लगभग 280 दिन मतलब कि 9 महीने का होता है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, पुरुष हार्मोन कौन सा है। तो पुरुष हार्मोन कौन सा है, मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है। तो मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन यह हार्मोन जो होता है वो मसल्स डेवलप करता है। बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में ही मैंने, वो जो मेल की वॉइस जो हैवी होती है ना, वो किसकी वजह से होती है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। और जो कहते हैं और स्पर्म फॉर्मेशन, जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है इसमें भी कौन हेल्प करता है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो हेल्प करता है। क्लियर है। तो जो मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो पुरुष का जो हार्मोन कौन सा होता है, ये होता है टेस्टोस्टेरोन। यह हार्मोन दाढ़ी है ना, बाहरी आवाज, मांसपेशियों को बढ़ाता है। तो कौन बढ़ाता है, वो करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, फीमेल हार्मोन कौन सा है, ठीक है। फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये भी मैंने पहले बताया था अभी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। एस्ट्रोजन से गर्ल का बॉडी शेप डेवलप होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन से क्या होगा, गर्ल्स का बॉडी शेप जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट वगैरह होता है, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो उसके प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो याद रखना, ये पूछ सकता है कि में प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और जो एस्ट्रोजन जो होता है वो गर्ल्स के बॉडी के शेप को डेवलप करता है, ठीक है। तो महिला से जो फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 39, अंडाणु के निकलने की प्रक्रिया कहलाती है, मतलब कि रिलीज ऑफ ओवम। रिलीज ऑफ ओवम क्या कहलाती है, अंडाणुओं के निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, इसका आंसर आएगा ओवुलेशन, ठीक है। हर महीने जो ओवरी होती है एक मैच्योर एग निकालती है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे ओवुलेशन कहते हैं। तो इस समय क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, सबसे ज्यादा संभावना होती है। मतलब कि जो मेल और फीमेल जब मिलते हैं ना, तो इससे जो फर्टिलाइज होता है, जो एग फर्टिलाइज होने की संभावना क्या होती है, इसमें सबसे ज्यादा होती है। मतलब कि मतलब कि ये टाइम एक वह टाइम होता है जहाँ पे प्रेगनेंसी जो होती है वो पॉसिबल होती है, मतलब कि जल्दी से वो प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है, महिला। तो जब जो होता है हर महीने क्या करता है, जो ओवरी होती है एक मैच्योर एग निकालती है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, ओवुलेशन कहते हैं। बोलते हैं ना, ओवुलेशन जो पीरियड रहता है, ठीक है, इस समय क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की संभावना भी सबसे ज्यादा रहती है। क्लियर है। तो अंडाणुओं से निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, तो अंडाणुओं के निकलने की प्रक्रिया ओवुलेशन कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, प्लेसेंटा जो होता है वो क्या जोड़ता है, प्लेसेंटा कनेक्ट। प्लेसेंटा जो होता है वो मदर और फिटस को जोड़ता है, ठीक है। सबको पता है माँ भ्रूण को जोड़ने का काम प्लेसेंटा करता है। प्लेसेंटा एक ब्रिज है जो बेबी को माँ से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देता है। तो बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो माँ से मिलता है, ठीक है। और जो भी वेस्ट जो होता है, वेस्ट क्या करता है, वेस्ट जो होता है वो माँ से ब्लड में भेज देता है, ठीक है। और जो भी वेस्ट होता है ना बेबी का, वेस्ट जो होता है वो क्या करते हैं, वापस क्या करती है, वापस माँ के ब्लड में भेजता है। मतलब कि जो प्लेसेंटा होता है वो लाइफ कनेक्शन बिटवीन रहता है मदर और बेबी के बीच, ठीक है। प्लेसेंटा क्या जोड़ता है, प्लेसेंटा जोड़ता है ऑप्शन नंबर ए, माँ और भ्रूण को जोड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, पुबर्टी का मतलब क्या है, ठीक है। तो पुबर्टी का मतलब क्या है, पुबर्टी मतलब होता है कि मैच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव, मतलब कि आंसर नंबर ए, प्रजनन अंगों की परिपक्वता, मतलब कि मैच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। पुबर्टी का मतलब क्या होता है, पुबर्टी का मतलब है प्रजनन अंगों की परिपक्वता, मतलब कि मैच्योरिटी ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यदि पुबर्टी वो टाइम है जब बॉयज और गर्ल के बॉडी में फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस शुरू होते हैं,
ठीक है, जिससे वे रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि ग्रोइंग ऑफ चाइल्ड एंड एडल्ट बोलते हैं ना, ग्रोइंग ऑफ चाइल्ड। तो पुबर्टी का मतलब क्या आएगा, पुबर्टी की वो लाइन होती है, वो टाइम होता है जिससे बॉयज़ और गर्ल का बॉडी, बॉयज़ और गर्ल्स के जो बॉडी में ना फिजिकल और इसके हार्मोनल चेंजेस शुरू होते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पुबर्टी कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा, आंसर नंबर ए, प्रजनन अंगों की परिपक्वता, मतलब कि मेच्योरिटी ऑफ द रिप्रोडक्टिव हार्मोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42, लड़कियों में किशोरावस्था कब आती है? तो लड़कियों में किशोरावस्था कब आती है? ठीक है, पुबर्टी इन गर्ल कब आती है? पुबर्टी होती है गर्ल में 10 से 14 साल की उम्र में। ठीक है, 10 to 14 ईयर्स में। किसको बोलते हैं, लड़कियों में किशोरावस्था कब आती है? तो लड़कियों में किशोरावस्था आती है 10 से 14 साल की उम्र में। ठीक है, इस एज में गर्ल्स में पीरियड शुरू हो जाते हैं, हाइट बढ़ती है और बॉडी शेप बदलने लगते हैं। ठीक है, इस एज में क्या होता है, गर्ल्स के पीरियड शुरू हो जाते हैं, उसकी हाइट बढ़ती है और जो बॉडी का जो शेप है ना, ब्रेस्ट चेंजेस वगैरह जब क्या आता है, शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है, तो पुबर्टी इन गर्ल आंसर आएगा 10 to 14 ईयर्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। लड़कों में किशोरावस्था कब आती है, मतलब कि पुबर्टी इन बॉयज। ठीक है, तो लड़कों में किशोरावस्था आती है 12 से 16 साल की एज में। ठीक है, इस एज में बॉयज में वॉइस चेंज हो जाती है, वॉइस जो होती है वो डीप होती है ना, बॉडीज में हेयर बढ़ते हैं और स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। क्लियर है, तो पुबर्टी इन बॉयज, लड़कों में किशोरावस्था कब आती है? तो लड़कों में किशोरावस्था आती है 12 से 16 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इस उम्र में आवाज़ जो होती है वो भारी हो जाती है, शरीर में बाल उगना चालू हो जाते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 44, पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं, मतलब कि सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स इन मेल। तो सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स होते हैं मेल में उसकी ब्रीड और डीप वॉइस, मतलब कि दाढ़ी और मूछ जो होता है, मूछ, दाढ़ी, मूछ, भारी आवाज़। ठीक है, मतलब पुबर्टी के बाद बॉयज़ की जो आवाज़ होती है ना वो भारी हो जाती है। ब्रेड मस्टेज, मतलब जो उसकी जो दाढ़ियाँ होती है ना वो ग्रो होती है, बढ़ती है और उसकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रांग बनती है। ठीक है, और उसमें दाढ़ी मूछ वगैरह, भारी आवाज़, ये सब आ जाती है। तो वो ये सब क्या कहलाता है, वो सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स होते हैं मेल के अंदर, मतलब कि पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं? तो आंसर आएगा दाढ़ी और भारी आवाज़। ये क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? वो ये बदलाव जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। मैंने बताया था ना कि मेल में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रहेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से उसकी वॉइस भारी हो जाएगी और दाढ़ी मूछ आएगी। और लड़कियों में क्यों होती है? तो लड़कियों में किस हार्मोन की वजह से होगा? लड़कियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से, मतलब कि एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा ना, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से क्या होता है, इसका बॉडी शेप डेवलप होता है। ठीक है, बॉडी का जो शेप आता है वो किस हार्मोन की वजह से होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन सा है? तो महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है स्तन और मासिक धर्म, मतलब कि इसका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट और उसके जो मंथली पीरियड्स आते हैं। ठीक है, ये किस हार्मोन के बदलाव की वजह से आते हैं? तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन के बदलाव की वजह से आते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से उसके ब्रेस्ट डेवलपमेंट होते हैं और पीरियड्स आते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मासिक चक्र की औसत अवधि कितनी होती है? एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसका आंसर आएगा, आंसर नंबर ए, 28 दिन का। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, महिलाओं का मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग 28 दिनों का होता है, पर ये महिलाओं में थोड़ा अलग होता है। मैं कि हर महिलाओं में क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है। जैसे किसी महिलाओं को 24 डेज का हो गया, किसी महिलाओं को 35 डेज का होता है। ठीक है, तो उस साइकिल के दौरान क्या होता है, यूट्रस की इनर लाइनिंग बनती है। ठीक है, यूट्रस में क्या, यूट्रस की इनर लाइनिंग बनेगी, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर इस बीच में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, तो जो इनर लाइनिंग होती है ना वो ब्लड के साथ बाहर निकल जाती है, उसे क्या कहते हैं, पीरियड्स कहा जाता है। क्वेश्चन 46 का आंसर आएगा, मासिक चक्र की औसत अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर आएगा 28 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, पहली बार मासिक धर्म आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब कि जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन आता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा, आंसर नंबर ए, मेनार्की। ठीक है, मेनार कहते हैं। जब किसी लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं तो उसे क्या आएंगे, मीनार कहते हैं। ठीक है, यह आमतौर पर ना 10 से 14 साल की उम्र में होता है, और यह सब पुबर्टी की शुरुआत का संकेत होता है। शरीर अब प्रजनन के लिए तैयार होता है। क्लियर है, तो पहली बार जो मासिक धर्म आने की प्रक्रिया क्या कहेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है। जो फर्स्ट टाइम जो पीरियड्स आते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा मीनार की। ठीक है, मीनार कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, मासिक धर्म बंद हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब कि स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। मासिक धर्म बंद हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? मेनोपॉज कहलाती है। ठीक है, जब महिलाओं में उम्र के साथ पीरियड्स हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं उसे क्या कहेंगे? मेनोपॉज कहते हैं। याद रखना, जो फर्स्ट टाइम जो पीरियड होता है उसे मेनार कहते हैं, और जो महिला का
जब महिला की उम्र के साथ उसके पीरियड्स हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, उम्र के साथ ना, ठीक है, उम्र के साथ जब महिला के पीरियड हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं इसे मेनोपॉज कहते हैं। ये आमतौर पर कब होता है? ये आमतौर पर 45 से लेके 50 एज की उम्र में होता है, ठीक है। इस समय क्या होता है, जो अंडाशय से हार्मोन बनना बंद हो जाता है और गर्भधारण की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। क्लियर है? तो मासिक धर्म बंद हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेनोपॉज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, प्रजनन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो प्रजनन को नियंत्रित करने वाला मतलब कि हार्मोन कंट्रोलिंग रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रजनन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है एफएसएच और एलएच। एफएसएच मतलब होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों ही पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, ठीक है। जो एफएसएच होता है वो एग को मैच्योर करता है, ठीक है, और जो एलएच होता है वो क्या करता है? ओवल्यूशन कहलाता है, मतलब कि अंडुआणुओं को निकालता है। ये दोनों हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? रिप्रोडक्शन में हेल्प। ये दोनों हार्मोन जो होता है ना क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया क्या आता है? दोनों क्या आता है? रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, मतलब प्रजनन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? प्रजनन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो प्रजनन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है एफएसएच और एलएच। एफएसएच मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50, गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? तो गर्भावस्था की अवधि होती है 9 मंथ, ठीक है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी को फुली डेवलप होने के लिए लगभग 280 दिन मतलब कि 9 महीने लगते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को जेस्टेशनल पीरियड कहा जाता है, जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। इस समय जो होता है ना बेबी प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के ब्लड से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेता है। क्लियर है? तो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितने दिन का होता है? तो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी 9 मंथ का होता है, मतलब कि 280 दिन का होता है। तो गाइस ये थे अभी आप लोग के 1 से 50 तक के क्वेश्चन एनएम एमपीडब्ल्यू के लिए एनाटॉमी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप अगर आपको ऐसा लगे तो आप जाकर चेक भी कर सकते हैं कि आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग बना हुआ है, ठीक है। तो अगर इस समय आप लोग कोई डाउट लगे, कुछ समझ ना आए तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।